नमस्कार दोस्तों, हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और हम इस लेक्चर सीरीज़ में आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता पर ढलहन की टीका। तो अगर आपको टीका का नहीं पता या टीकाकार का नहीं पता तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 के सभी वीडियोस देखो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सुश्रुत संहिता पर, जो कि एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है, आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी किताब है, उस पर कौन कौन सी टीकाएँ किन किन टीकाकारों के द्वारा लिखी गई हैं। तो आइए सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो जितने भी संस्कृत के व्याख्याकार हैं सुश्रुत संहिता के, उनमें से सबसे पहला नाम गयदास का है। गयदास ने पंजिका नाम की टीका जो है वो सुश्रुत संहिता पर लिखी है और इस पंजिका को वृहत पंजिका भी कहते हैं। पंजिका या वृहत पंजिका इस टीका का नाम है जो गयदास ने लिखी है, लेकिन इसी को न्याय चंद्रिका भी कहा जाता है। या तो पंजिका या फिर वृत्त पंजिका और या फिर न्याय चंद्रिका इस टीका को कहा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हमारी जो अगली टीका सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है। तो दूसरी टीका जो लिखी है वो चक्रपाणि ने लिखी है। चक्रपाणि के बारे में हमने कल भी बात की थी कि चक्रपाणि ने 2 टीकाएँ लिखी है। एक तो चर्क पर लिखी है जिसे आयुर्वेद दीपिका कहा जाता है और दूसरी सुश्रुत पर लिखी है जिसे भानुमति कहा जाता है। तो सुश्रुत पर जो चक्रपाणि ने टीका लिखी है उसे भानुमति कहा जाता है। आगे जो तीसरे हमारे टीकाकार हैं उनका नाम ढलहन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है, ढलहन की निबंध संग्रह। इन्होंने जो टीका लिखी है उसका नाम निबंध संग्रह है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक हमारे राइटर हैं हरान चंद्र। तो हरान चंद्र ने जो सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है उसका नाम सुश्रुत अर्थ संदीपन है और इसी के साथ जो हमारे एक और राइटर हैं उनका नाम है भास्कर और भास्कर ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम लघु पंजिका है। तो इस प्रकार हमने अपने जितने भी टीकाकार थे, जितनी भी उनके द्वारा टीकाएँ लिखी गई हैं, उन सबको हमने देख लिया है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता पर ढलहन की टीका, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ढलहन ने जो टीका लिखी है वो निबंध संग्रह लिखी है। तो इसलिए जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ढलहन ने जो टीका सुश्रुत पर लिखी है उसका नाम निबंध संग्रह है। लेकिन दूसरी ऑप्शंस को भी हम ज़रूर देखेंगे कि अष्टांग संग्रह कोई टीका नहीं है, ये तो आप ही एक संहिता है, इसलिए ये ऑप्शन है जो वो हमारा गलत हो जाता है। और आयुर्वेद दीपिका जो टीका है ये चक्रपाणि के द्वारा चर्क पर लिखी गई है, सुश्रुत पर नहीं लिखी गई, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं तो नहीं जी, कोई नहीं तो नहीं, ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा भाग सुश्रुत संहिता में है। तो जो हमारी सुश्रुत संहिता है हमने कल भी देखा था कि उसको 6 भागों में बांटा गया है। जो पहले 5 भाग हैं उनका नाम स्थान है और जो 6ठा भाग है उसको उत्तर तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सुश्रुत संहिता के जितने भी भाग हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले जो 5 भाग हैं उनमें सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, ये स्थान है और उसके साथ 6ठा भाग उत्तर तंत्र है। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि स्थान क्या होता है तो वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक की सभी वीडियोस देखे और उसको ये पता चल जाएगा कि स्थान क्या होता है। तो विमान स्थान जो है वो चरक संहिता में
है लेकिन सुश्रुत संहिता में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा भाग सुश्रुत संहिता में है। तो विमान स्थान जो है वो नहीं है, स्थिति स्थान भी नहीं है, और खिल स्थान भी सुश्रुत संहिता में नहीं है, और उत्तर तंत्र जो है हम देख सकते हैं कि उत्तर तंत्र जो है सुश्रुत संहिता में है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुश्रुत अर्थ संदीपनी के लेखक कौन हैं। तो अभी अभी हमने अपने जितने भी टीकाकार थे उनको देखा था, तो हमारी पहली ऑप्शन हम देखते हैं तो डलहन नहीं है, क्योंकि डलहन ने सुश्रुत पर टीका तो लिखी है लेकिन इस टीका का नाम जो है वो निबंध संग्रह है। तो दूसरी जो ऑप्शन है हमारी चक्रपाणी, तो चक्रपाणी ने भी सुश्रुत पर टीका लिखी है लेकिन इनकी टीका का नाम भानुमति है। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो गयदास है। गयदास ने भी सुश्रुत पर टीका लिखी है लेकिन इनकी टीका का नाम न्याय चंद्रिका या पंजिका या वृहत पंजिका है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। और जो हमारा ऑप्शन डी है हरान चंद्र, ये बिल्कुल सही है। सुश्रुत अर्थ संदीपनी जो टीका है वो हरान चंद्र के द्वारा सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्थान सुश्रुत संहिता में नहीं है। तो हमने अभी अभी पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा स्थान सुश्रुत संहिता में है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्थान सुश्रुत संहिता में नहीं है। तो हम फिर दोबारा सुश्रुत संहिता के जितने भी स्थान हैं उनको देखते हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। तो जो विमान स्थान है जो हमारी ऑप्शन ए है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता में है, निदान स्थान भी सुश्रुत संहिता में है और शरीर स्थान भी सुश्रुत संहिता में है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता पर चक्रपाणी की टीका कौन सी है। तो पहली जो ऑप्शन है वो आयुर्वेद दीपिका दी गई है। तो चक्रपाणी ने आयुर्वेद दीपिका ज़रूर लिखी है लेकिन ये सुश्रुत संहिता पर नहीं लिखी, ये चरक संहिता पर लिखी है, इसलिए जो ये हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और निबंध संग्रह जो टीका है ये हमने अभी देखा कि ये चक्रपाणी के द्वारा नहीं, ये डलहन के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। भानुमति टीका जो है वो चक्रपाणी के द्वारा ही लिखी गई है और सुश्रुत संहिता पर ही लिखी गई है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम अपने डी ऑप्शन को भी ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है न्याय चंद्रिका, तो न्याय चंद्रिका हमें पता है कि ये सुश्रुत संहिता पर गयदास के द्वारा लिखी हुई टीका है जिसे वृहत पंजिका या पंजिका भी कहा जाता है, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शल्य विज्ञान के पिता कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ सर्जरी। तो देखिए जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज मेडिसिन से भी किया जाता है, दवाई से भी किया जाता है, और कई बार उनका जो इलाज है वो सर्जरी करके, ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके भी किया जाता है। तो इसे आयुर्वेद में शल्य विज्ञान कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले चीर फाड़ करके, सर्जरी करके बीमारियों का इलाज करना शुरू किया था तो उस व्यक्ति को शल्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस व्यक्ति का, इस महर्षि का नाम सुश्रुत था, जो भारत में ही पैदा हुए थे और पूरी दुनिया में इन्हें फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि से नवाजा गया है। इन्हें शल्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो चरक को शल्य विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता, ऑप्शन ए गलत है। दूसरी जो ऑप्शन है सुश्रुत, ये बिल्कुल सही है, और तीसरी ऑप्शन चक्रपाणी भी गलत है, और इसके साथ ही जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है डलहन, वो भी गलत है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को कहा जाता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर तंत्र में सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं। सबसे पहले हम जितने भी हमारे सुश्रुत संहिता के भाग हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इनके 6 भाग हैं
सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र। तो जो सूत्र स्थान है उसके 46, निदान के 16, शरीर के 10, चिकित्सा के 40 और कल्प के जो हैं 8 अध्याय हैं और उत्तर तंत्र के 66 अध्याय हैं। तो 180 ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 120 ये भी गलत है। 10 अध्याय शरीर स्थान के हैं लेकिन उत्तर तंत्र के नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उत्तर तंत्र के 66 अध्याय जो हैं वो हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में क्या है? तो हमने कल देखा था कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, इन स्थानों में अलग अलग जो है चीज़ें दी गई हैं, इसके साथ ही उत्तर तंत्र भी है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से स्थान में कौन सी चीज़ दी गई है तो आप पहले जाकर लेक्चर नंबर 7 देखें और वहाँ से जो है आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो जो नेत्र रोग है, नेत्र रोग गर्दन के ऊपर के रोग हैं, इन्हें शलाक्य कहा जाता है। तो इनका वर्णन तो उत्तर तंत्र में किया गया है, इसलिए ये जो है कल्प स्थान में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। भूत विगा का जो वर्णन है वो भी उत्तर तंत्र में किया गया है, ये भी कल्प स्थान में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नाक के रोग जो हैं तो वो भी गर्दन के जितने ऊपर के रोग हैं, चाहे वो नाक के हैं, कान के हैं, गले के हैं, आँख के हैं, उनका वर्णन जो है वो उत्तर तंत्र में किया गया है, कल्प स्थान में नहीं है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो गलत है। और जो विष है, विष का वर्णन जो है वो कल्प स्थान में किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितनी भी हमारी संहिताएं हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो चरक है, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है, तो इन सभी में जो विष का वर्णन है, जब कोई व्यक्ति जहरीली चीज़ खा लेता है या कौन कौन सी जहरीली वस्तुएं होती हैं, कभी किसी को कोई जहरीला जानवर जैसे सांप काट लेता है तो उसका इलाज कैसे करना है, बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं उसका वर्णन सभी में चिकित्सा स्थान में किया गया है। परंतु सुश्रुत संहिता ही एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विष का वर्णन, विष की ट्रीटमेंट का वर्णन जो है वो कल्प स्थान में किया गया है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर इन संहिताओं में, चरक में, अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में अगर विष का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया गया है तो कल्प स्थान में फिर किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 की सभी वीडियोस देखो। तो हमने चरक का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर वर्णन किया है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और संग्रह और हृदय के बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं? तो हमने देखा कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। सूत्र स्थान के जो अध्याय हैं वो 46 हैं, निदान स्थान के 16 हैं, शरीर स्थान के 10, चिकित्सा स्थान के जो 40 और कल्प स्थान के 8 अध्याय हैं। उत्तर तंत्र के 66 अध्याय हैं। तो 30 अध्याय तो किसी भी स्थान में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। 20 अध्याय भी किसी स्थान में नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। 16 अध्याय हैं ज़रूर, लेकिन ये चिकित्सा स्थान के नहीं हैं, ये निदान स्थान के हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और इसके बाद जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि चिकित्सा स्थान के जो अध्याय हैं वो 40 अध्याय हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सुश्रुत के टीकाकार नहीं हैं? तो इस वर्ड नहीं को जो है देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इसको कई बार स्टूडेंट्स कौन सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं ऐसा पढ़ लेते हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, प्यार से 1-2 बार पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसकी सभी ऑप्शंस को देखने के बाद उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो देखते हैं अपनी पहली ऑप्शन। तो डलहन तो सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं, इन्होंने निबंध संग्रह नाम की टीका लिखी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। चक्रपाणी, यहाँ पर बी है, 8 नहीं है। चक्रपाणी भी सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं, इन्होंने भानुमति टीका लिखी है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और इंदु जो हैं,
यहाँ पर सी है। और इंदु जो हैं वो सुश्रुत संहिता के टीकाकार नहीं हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है हमारा एक ऑप्शन जो है हमारी वो करेक्ट हो गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। तो अगर आपने क्वांटिटी लेनी है तो YouTube पर बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप वहाँ से क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्वालिटी लेनी है तो फिर आपको इसी चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई ही इस चैनल पर जो है क्वालिटी मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।